ओके बच्चा पार्टी, कल अपन यहाँ पे रुके थे वेर इन वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स बेसिकली आपका कंसर्न होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, ठीक है। तो दो सरफेसेस के बीच में एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर रखी हुई है, दो सरफेसेस के बीच में जब आप नॉर्मल परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हो, उस परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ही आपके नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमने तमाम एग्जांपल्स कल कंसीडर किए थे। नाउ लेट्स लुक एट इट। तो यहाँ पे देखो, आपने अगर किसी स्ट्रिंग को खींचने की कोशिश की तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा भाई साहब? टेंशन। ये जो टेंशन डेवलप हो रहा है, ये टेंशन बेसिकली कुछ नहीं है, फोर्स है, ठीक है। ये स्ट्रिंग को टॉट बना रहा है, ऐसे स्लैकन स्प्रिंग मतलब लुस्ट पुस्त, ठीक है, उसको टाइट बना रहा है आपका ये स्प्रिंग, ठीक है। आपका 1 सेकेंड। आंसर शीट है ना उधर? ओके, तो यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रिंग और अ रोप अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन इज कॉल्ड द टेंसाइल फोर्स और द टेंशन। ये सब कुछ याद नहीं करना है आपको, ठीक है। यहां पे सिर्फ समझना है कि जैसे ही आपने स्ट्रिंग को खींचा तो इधर से इसके नाक में अगर एक मक्खी बैठी रहेगी तो टेंशन इधर दिखेगा, और उधर एक मक्खी को बिठा दोगे तो टेंशन इधर दिखेगा। इसलिए टेंशन के दो डायरेक्शंस होंगे, लेकिन टेंशन दोनों एंड्स में अलग अलग दिखेंगे आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। तो टाइड एंड से अलग दूसरे, मतलब यहां से भाई साहब टेंशन इस तरफ और यहां से भाई साहब टेंशन इस तरफ, ठीक है। ओके, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। मतलब कैसा है कि ये जो मक्खी है जो रस्सी के इस तरफ बैठी हुई है, इसको ऐसे लगेगा कि वो उधर वाला मेरे को खींच रहा है, ठीक है। और इधर वाले मक्खी को जो यहां पे बैठी हुई है उसको लगेगा इधर वाला इसको खींच रहा है। सो टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, ठीक है। टेंशन पुशिंग वाला फोर्स नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी अ पुलिंग फोर्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। When a string or a rope is being pulled from both the ends, जब आप दोनों एंड से इसको खींच रहे हैं, its resistance against any change in its original composition is known as the tensile force or tension. Tension always pulling in nature, always acts away from the tied ends. When a string is assumed to be an ideal, the mass is zero. तो generally आपके जो सवाल बनेंगे उसमें लिखा रहेगा कि एक पुली है या एक स्ट्रिंग है, तो उसमें देखो ऐसा लिखा रहेगा, massless and non स्ट्रेचेबल, मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल या इनएक्सटेंसिबल, जिसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसी को अपन क्या बोलेंगे? आइडियल स्ट्रिंग। आपके जितने भी सवाल बनेंगे मैकेनिक्स में ज्यादा करके आपके आइडियल स्ट्रिंग पे बनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग का थोड़ा बहुत मास तो हो ही जाता है, और स्ट्रिंग का भाई साहब आपका थोड़ा बहुत एक्सटेंशन भी हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन अ स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड वी से इट इज स्लैक, एंड व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड वी से इट इज टॉट। ये भाई साहब स्लैक होगा और ये भाई साहब टॉट भी होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, समझ में आ रहा भाई साहब? ओके ओके ओके। तो अभी बात कर रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आ जाएंगे? न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, जहां पे बॉडीज का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द बॉडीज टू एक्चुअली कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। क्लियर है? ओके ओके ओके। So when the two bodies experience a force, even when they are not in physical contact with each other, okay, such a force is known as non-contact force. Okay, examples: magnets attracting each other from a distance, gravitational force, electrostatic force. तो आपके भाई साहब non-contact forces क्या क्या हो जाएंगे? Electrostatic, ये हो गया भाई साहब आपका non-contact force. Gravitational, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया भाई साहब आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये भी भाई साहब आपका हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और भाई साहब क्या? मैग्नेटिक फोर्स, ये आपके सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये फोर्सेस चाहे बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, दे विल प्रिवेल, ठीक है। हेंस दे आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्लियर पीपल? एनी क्वेश्चंस टिल हियर? ओके। So a non-contact force is a force which acts on an object without coming physically in contact with it, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भाई साहब आपके ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स भाई साहब क्या है? हमने पढ़ा हुआ है, एनी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो बॉडीज में भाई साहब एक अट्रैक्शन रहेगा
और इसी अट्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका भाई साहब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। इसको अपन विस्तारित रूप से ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये एक बड़ी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कभी रिपल्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स में रिपल्शन होगा, व्हेन like poles come in front of each other there will be repulsion. Electrostatic force में भी repulsion होगा, when like charges coming in front of each other there will be repulsion. लेकिन gravitation will always be attractive in nature. दो bodies के बीच में जो gravitational force होगा वो कभी भी repulsive नहीं होगा, it will always be attractive. We are not here to study gravitation as of now, ठीक है। strong nuclear force, जब आपके न्यूक्लियस के अंदर जो आपके प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं जब बहुत पास होते हैं, that is to a tune of 1 fermi-meter, it acts between nucleons, that is protons and neutrons in nucleus, to hold them together. Strongest of all fundamental forces, also known as effective nuclear charge, which means strong bonding between protons and neutrons. तो बहुत strong bonding होती है. Weak nuclear force, the forces responsible for the neutron to change itself into a proton and vice versa to attain the change of stability. ये सब आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है. Electromagnetic, electrodynamic, ठीक है, force between particles due to the electric charge. इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो दो टाइप के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो गए। आपका एक हो गया भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जब चार्जेस रेस्ट पे हैं तब जो फोर्स एक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो टाइप का होगा, दो चार्जेस हैं रेस्ट पे हैं, ठीक है। अगर दो चार्जेस रेस्ट पे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक इटसेल्फ मींस एट रेस्ट, ठीक है। और फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके चलते जो फोर्स जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। वेट भाई साहब क्या है, व्हाट इज वेट? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओके चलिए अभी हम इसको समझेंगे सवाल को। इस चैप्टर में सिर्फ सवाल ही सवाल करने हैं आपको, ठीक है। थियरी मतलब 0.1% भी नहीं है। कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, अगर पूछ लिया तो उसको पेपर डिजाइन करना नहीं आता है, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, या भाई साहब क्या आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, ये सब भाई साहब आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं। सो यू विल बी टेस्टेड ऑन द नॉलेज दैट यू आर एक्वायरिंग हियर इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स, मूवमेंट पे, ठीक है। तो अभी देखो समझो, यहां पे आपका एक बॉडी रखा हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, दिस इज बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ मास, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 2 kg ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें फ्रिक्शन का हम विशेष रूप से कुछ अध्ययन नहीं कर रहे हैं। we'll actually understand two types of motion. One is motion without friction and the other one is motion with friction. So right now we are studying motion without friction. तो एक बॉडी को हमने रखा हुआ है और समझ लो इस बॉडी का और इस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब एकदम भाई साहब, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन और देयर इज नो फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज, लेट्स अज्यूम इट दैट वे, ठीक है। ओके सो ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ये भाई साहब ब्लॉक है 2 kg का, इट इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शनलेस प्लेन एट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये वाला भाई साहब 60 डिग्री का एंगल हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। विद द हॉरिजॉन्टल इज सपोर्टेड यूजिंग अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉडी। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉडी एंड हेल्ड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द प्लेन, ठीक है। कंप्यूट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द ब्लॉक इज स्टेशनरी। तो आपका भाई साहब इसको हमने एक स्ट्रिंग को लगा के रखा हुआ है। आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, एक स्ट्रिंग अटैच करके रखा है यहाँ पे, और ये वाला स्ट्रिंग कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे है। क्या ये समझ में आ रहा है? एक इंक्लाइंड प्लेन है, 2 kg का मास इस पे है, इस मास के बीच में और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो होना क्या चाहिए, ये तो लुढ़क जाएगा भाई साहब, लेकिन इसको लुढ़कने से रोकने के लिए हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग अटैच करके रखा है। इस स्ट्रिंग में टेंशन T डेवलप हुआ है और ये जो स्ट्रिंग है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द दिस प्लेन है, इस प्लेन पे ये 60 डिग्री पे है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, आपको बोला गया है कि भाई साहब जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, बहुत ध्यान से देखना है इसको, हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी हम आते हैं इस ब्लॉक पे। दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक जो ब्लॉक से आगे जा रहा है और एक जो ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है।
तो ब्लॉक पे जो लग रहा है उन्हीं फोर्सेस की हम बात करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी फोर्सेस दैट द ब्लॉक इज अप्लाइंग ऑन द अदर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन पे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। अभी मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रिंग को छोड़ दिया जाए तो ब्लॉक लुढ़क जाएगा? क्यों लुढ़केगा? हाँ, नहीं, फ्रिक्शन नहीं है इसकी वजह से नहीं, इंक्लाइंड है इसकी वजह से, राइट। अगर ये फ्लैट प्लेन होता तो क्या लुढ़कता था? यहां पे पेन को रखो वैसा लुढ़केगा नहीं, यहां पे रखोगे तो लुढ़केगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन में तुमने क्या जादू क्रिएट कर दिया कि वो लुढ़क रहा है? नहीं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, व्हाट इज द चेंज? ये भी फर्नीचर से बना है, वही भी वही फर्नीचर से बना है, उस पे तो नहीं लुढ़क रहा है, इस पे लुढ़क रहा है। तो स्लोप की वजह से क्यों लुढ़क रहा है, व्हाट इज द फोर्स? देखो तुम डायनेमिक्स पढ़ रहे हो, यहां पे डायनेमिक्स मतलब आप रीजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले आपकी कहानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन में खत्म हो चुकी थी, लेकिन यहां पे आप उस एक्सेलरेशन के का वजह क्या है, यहां पे ये एक्सेलरेशन से गिर रहा है नीचे, लेकिन उसका वजह क्या है, क्या पुल कर रहा है उसको? ग्रेविटेशन पुल कर रहा है भाई साहब, ठीक है। जब ये यहां पे था तो भी ग्रेविटी इसको पुल कर रही थी, यहां पे था तो भी ग्रेविटी इसको पुल कर रही थी, लेकिन इस ग्रेविटी से इसका लुढ़कना हो रहा है, इस ग्रेविटी से कोई असर नहीं हो रहा था। क्यों? देखो, हाँ, एंगल की वजह से। चलिए देखते हैं, तो समझ लो। देखो भाई साहब, इसको समझिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका कोई फ्लैट प्लेन है और यहां पे आपने किसी बॉडी को रख दिया है, क्या ये लुढ़केगा? नहीं। क्या इस पे ग्रेविटी एक्ट हो रही है? हाँ, ठीक है। तो आपका भाई साहब ग्रेविटी कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ये है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इस पे क्या फोर्स लग रहा है? वेट, इसका वेट है भाई साहब। और ये वेट किससे बैलेंस हो रहा है भाई साहब? ये आर से बैलेंस हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन देखो, आर एन जो भी लिखना है आपको, सो आर इज इक्वल टू एम जी, जिसके वजह से ये बॉडी भाई साहब क्या है? इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अभी हमने भाई साहब ट्यों ऐसे कर दिया, तो एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टेकन इज एन इंक्लाइंड प्लेन, लेट्स से किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ध्यान से देखो, अभी ये वाला बॉडी देखो, ये है, ठीक है। अभी ये वाला बॉडी, इसका mg किधर है? ये तो अभी भी वैसा ही रहेगा ना। देखो mg में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मास में तो कोई चेंज नहीं आया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया है, तो ये तो वैसा ही रहेगा। लेकिन इधर एक फोर्स लगेगा, कैसे? ठीक है, अभी देखो ये जो mg है, इसको मैं अगर रिजोल्व करूं, आपको दो कंपोनेंट्स में मैं रिजोल्व करके दे रहा हूं। ये आपका mg है ना, तो आपका एक हो गया ऐसे और एक हो गया भाई साहब ऐसे। कोई भी दो, देखो जब भी आप किसी फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हो ना, या किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में जैसे ही आप रिजोल्व करेंगे, यू कैन फॉरगेट अबाउट दोस कंपोनेंट्स। जैसे अगर समझ लो मैं यहाँ पे v, ये एक वेक्टर ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने रिजोल्व कर दिया, ये थीटा है लेट्स से, तो ये वाला क्या हो जाएगा? v cos थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? v sin थीटा। अभी इसको भूल जाओ, अगर आप इसको भूल भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये v cos थीटा और v sin थीटा से ही आप खेल सकते हैं, ठीक है, पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे भी मैंने वही किया है, देखो ये mg है, इसका ये वाला एक कंपोनेंट ले लिया और ये वाला एक कंपोनेंट ले लिया, ये दोनों भाई साहब 90 डिग्रीज पे हैं। जैसे ये 90 डिग्रीज पे होता है तो ये वाला भी 90 डिग्रीज पे है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये क्लियर है? ये आपका v है, तो ये कितना हो जाएगा? v cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका v sin थीटा। जो इससे लगा हुआ है उसको हम थीटा बोलते हैं, तो लगे हुए को हम क्या बोलेंगे? v cos थीटा। और भाई साहब जो इसका इधर वाला है वो v sin थीटा हो जाएगा। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में। नाउ हाउ टू गेट mg sin थीटा एंड mg cos थीटा इन दिस, ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके भाई साहब मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? 90। ये थीटा है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इसको ऐसे ही मानो ना, ये एक ही ट्रायंगल है। हाँ, ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे भाई साहब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये चिपका हुआ ही है इससे, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये इसके साथ चिपका हुआ है 90 माइनस थीटा। क्लियर है? 90 माइनस थीटा प्लस 90 180 आ जाएगा। इन तीनों एंगल्स को प्लस करो, 180 आएगा नहीं, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, अभी ये mg है, ये v है, इसको अपन क्या लिख रहे हैं? v cos थीटा। ये mg है, mg से लग के ये, देखो ये v है, v से लग के ये v cos थीटा है, तो mg से लग के ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? और cos 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल है ना। समझ में आ रहा है? ये v है, इससे लग के ये वाला कंपोनेंट है, तो ये v cos थीटा हो गया। ये mg है, इससे लग के ये वाला कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? mg cos 90 माइनस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? और आप पढ़ चुके हैं भाई साहब कि cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है?
cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। तो ये वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज mg साइन थीटा। क्लियर है? अगर ये mg साइन थीटा हो गया, देखो अगर एक साइन थीटा होगा तो दूसरा वाला cos थीटा होगा, v cos थीटा है तो v साइन थीटा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इफ दिस इज mg sin थीटा देन दिस हैपेंस टू बी mg sin। तो आपका किस एक्सीलरेशन से ये बॉडी नीचे जा रही है, एक्सीलरेशन होगा आपका g sin थीटा। ठीक है, तो ये वाला फोर्स नीचे की तरफ है किसी भी इंक्लाइन प्लेन में। तो आप इसको समझ लीजिए, अगर किसी भी बॉडी को आपने रखा है और इंक्लाइन प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, अगर बॉडी का मास m है तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में वो होगा mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में तो हमेशा mg ही होगा और इसके परपेंडिकुलर में होगा mg cos थीटा। ठीक है, ये mg cos थीटा कब काम आएगा, जब नॉर्मल रिएक्शन को निकालेंगे। देखो बॉडी ऐसे जा रही है क्या, नहीं ना, क्या बॉडी ऐसे जा रही है, नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन है जो बॉडी पे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। और बॉडी किस चीज से लुढ़क रही है भाई साहब, mg sin थीटा से। तो द फोर्स विथ विच इट इज एक्चुअली स्लिपिंग डाउन द प्लेन इज mg sin थीटा। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके, वापस आते हैं भाई साहब इस डायग्राम पे। ठीक है, अभी देखो भाई साहब इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है। तो यहां पे आपका कितना फोर्स लगेगा बोलो, दिस विल बी mg sin थीटा। mg मतलब क्या है, वेट है ना, तो w लिख सकते हैं वेट, और sin 60 लिख सकते हैं, sin 60 मतलब w अंडर रूट 3/2 हो गया नीचे की तरफ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई? देखो mg sin थीटा, mg मतलब क्या हो गया, वेट, वेट इंटू अंडर रूट 3/2, sin थीटा मतलब यहाँ पे sin 60 दिया होगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं भाई साहब, तुम्हारा वेट क्या होता है बोलो, वेट क्या होगा, mg ना, वेट तुम्हारा mg होता है कि नहीं। अब तुम बोल रहे हो कि भाई साहब ये वाला mg sin थीटा ये अपन देख चुके हैं, तो mg मतलब क्या हो गया, वेट ही हो गया ना, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, क्या मास है तुम्हारा, हाँ, वेट कितना है, तो व्हाट इज इट, इज ही टॉकिंग अबाउट वेट और मास, इज टॉकिंग अबाउट, नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट योर मास। तो 68 kg अगर आप बोल रहे हैं दैट इज योर मास, आपका वेट होगा 680 न्यूटन, आपका वेट होगा 680 न्यूटन, 68 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इनका वेट होगा 680 न्यूटन, दैट इज मास। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तुम मून पे जाओ, प्लूटो पे जाओ, नेपच्यून पे जाओ, कहीं भी स्पेस में घूमो ये वही रहेगा। दिस विल चेंज, this will change because this will depend upon the acceleration due to gravity of the place in which you are। क्या ये समझ में आ रहा है, w sin थीटा कैसे हुआ, w sin 60, ठीक है, तो w अंडर रूट 3/2, ओके, ये समझ में आ गया भाई साहब। ओके, अभी अभी देखो ये बॉडी क्या है, स्टेबल है, नीचे नहीं आ रही है। हम अभी इन दोनों फोर्सेस को भूल जाते हैं, अभी हम ये वाले फोर्सेस को देखते हैं। ठीक है, ये वाला फोर्स क्या हो गया, w sin 60 है कि नहीं। अभी ये वाला t है, देखो इसको ध्यान से देखो, इसको भी तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक और एक। अगर इधर रिजॉल्व किया तो ये क्या होगा, जो लग के होगा, जो वेक्टर से लग के होगा वो क्या होगा, कॉस। तो ये t है अगर टेंशन, तो ये वाला क्या हो जाएगा, t cos 60। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये t है ना भाई साहब, इससे लग के ये वाला है, तो ये t cos 60। अगर ये यहां पे खड़ा हुआ है जैसा दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आपको attached to the body and held at an angle 60 degree, compute the tension in the string। तो अगर ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर भाई साहब ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब बैलेंस्ड है ना, मतलब नीचे खींचने वाला फोर्स और ऊपर खींचने वाला फोर्स ये दूसरे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, W sin 60, ये वेट हो गया, दैट इज द डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द प्लेन विल बी इक्वल टू T cos 60, दैट इज टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग cos 60। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके, कर लो भाई साहब अभी W sin 60, तो W sin 60 हो गई, ये हो गई भाई साहब आपकी T cos 60, मतलब हो गया आपका 1/2 है ना। तो 2 W sin 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, इस 2 को हमने इधर लिया, ठीक है, ये कैंसिल कैंसिल, W अंडर रूट 3, W अंडर रूट 3 मतलब हो गया आपका mg इंटू अंडर रूट 3,
mg मतलब हो गया आपका 2 इंटू 10 दिया हुआ है, यहाँ पे g की वैल्यू ये 2 है और √3, सो दैट विल बी 20 √3 न्यूटन। ठीक है, दिस विल बी द टेंशन दैट विल बी डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, यहाँ पे आप दो फोर्सेस को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अलोंग द प्लेन, ये जो प्लेन है इसमें मूवमेंट के लिए जो फोर्सेस चाहिए वो आपने कैलकुलेट किए हैं। इसमें मूवमेंट के लिए एक फोर्स है नीचे की तरफ और एक फोर्स जो स्ट्रिंग से आप खींच रहे हो ऊपर की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अभी एक और फोर्स जो आपके काम में आता है वो है आपका नॉर्मल और ये वाला फोर्स। तो आपने देखा भाई साहब, अगर ये W sin 60 है तो ये वाला क्या होगा? W cos 60 होगा, है कि नहीं? तो ये N इज इक्वल टू W cos 60 होगा। ये यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे सवाल में आपसे पूछा नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है उसमें, अदरवाइज ये भी बनता है। ठीक है, N W cos 60 के बराबर होगा, ये भी होगा। समझ में आ रहा है? दो फोर्सेस लग रहे हैं, आप दो, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कौन कौन से लग रहे हैं? इधर लग रहा है W sin 60, इधर लग रहा है T cos 60, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन नॉर्मल रिएक्शन R या N, और यहाँ पे mg या W cos 60। क्या ये समझ में आ रहा है? हालांकि इसका यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन में इसका कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस? इसी तरह से आपको सवाल सॉल्व करने हैं, इसमें भर भर के ऐसे सवाल होंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इस चैप्टर का एक्सपेक्टेशन क्या है। इस चैप्टर का एक्सपेक्टेशन है एप्लीकेशन। आप कैसे न्यूटन्स लॉ को जो आप इतने सालों से पढ़े आ रहे हैं वो आप इन सब चीजों में अप्लाई करेंगे। सो यू विल हैव टू बी, एक डायग्राम देखकर ही आपको ना फटाफट इक्वेशन समझ में आना चाहिए। अच्छा भाई साहब, इसको इधर फोर्स, इधर वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ऐसे ऐसा बैलेंस होगा, ये सब आपके मैप में होना चाहिए। ठीक है, अपन देखेंगे कैसे इसको आप इजी बना सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बोलते हैं, उसकी मदद से भी हम इसको इजी बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं। ओके, मोमेंटम क्या होता है भाई साहब? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, क्वांटिटी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास एंड मोशन। तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियसली ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, पढ़ चुके हैं अपन भाई साहब। तो आपका मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ओके ओके ओके। Momentum is a quantity that is possessed by an object by virtue of its mass and velocity. तो momentum is equal to mass into velocity. ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। Why? Because ये वाला आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास भले स्केलर है लेकिन v जो है वो वेक्टर है। ठीक है, ओके। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके ओके ओके। टू बॉडीज, वन हेवियर देन द अदर, आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम। देखो आप इसको ऐसे समझो, एक भारी भरकम सा बाइक आ रहा है जोर से और एक साइकिल आ रहा है। ठीक है, दोनों भी सेम स्पीड से आ रहे हैं। अगर आप खड़े रहे, नहीं आपके एग्जांपल नहीं लेते, कोई और दूसरा कोई खड़ा हुआ है, तो दोनों भी अगर इसके टकराए तो किसका एक्सीडेंट का इंपैक्ट ज्यादा होगा? बाइक वाले का। क्यों? बाइक वाला भी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, साइकिल वाला भी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मास की वजह से, मास की वजह से नहीं, हम बोलेंगे मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम की वजह से आपको एक स्माइली का बॉल अगर मैं जोर से फेंकूं, आप बॉय पर उसको कैच कर रहे हो या आपके सर पे भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रिकेट का बॉल ही उतने जोर से फेंकू, जो एक्चुअली क्रिकेट में जो बॉल खेला जाता है, देन इट कैन कॉज सीवियर इंजरीज, राइट? इफ यू आर नॉट एबल टू कैच इट, इट कैन कॉज सीवियर इंजरीज। समझ में आ रहा है? दोनों भी सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो ये इंपैक्ट अलग अलग क्यों मिल रहा है हमको? ये इंपैक्ट मिल रहा है मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। द मोर इज द मास, द मोर इज द मोमेंटम। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो कंसिडर टू बॉडीज, वन हेवियर देन द अदर, ठीक है, आर मूविंग विथ इक्वल मोमेंटम। दोनों भी भाई साहब इक्वल मोमेंटम से मूव कर रहे हैं। इक्वल मोमेंटम मतलब आपका m इंटू लेट से ये हेवियर मास है और ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, v1 इज इक्वल टू स्मॉलर मास और ये हो गया v2। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों अगर इक्वल मोमेंटम में मूव कर रहे हैं तो यही होगा ना। ठीक है, ओके। सो विच वन हैज ग्रेटर वेलोसिटी? किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? आपका जो छोटा वाला है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। देखो ना भाई साहब, देखो, समझो समझो इसको। जैसे मैं बोल रहा हूं 8 है मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट इंटू वेलोसिटी का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, ये समझ लो भाई साहब हेवियर मास 4 इंटू 2 ये बना रहा है, और इसमें भाई साहब स्मॉलर मास इंटू लार्जर वेलोसिटी, यही होगी ना। तो अगर मास स्मॉलर हो गया तो आपका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा इन ऑर्डर टू इक्वल मोमेंटम। तो आपका जो छोटा वाला या जो लाइटर मास होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब मोमेंटम क्या होता है।
यहाँ पे दोनों का मोमेंटम बराबर, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई साहब, m के। अगर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो जाता है, मोमेंटम दोनों भी का कांस्टेंट हो गया ना, दोनों का सेम है, तो वेलोसिटी आपका भाई साहब m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, टू बॉडीज हैविंग द सेम मास एंड आर मूविंग विथ वेलोसिटीज, दोनों का भाई साहब मास सेम है, ठीक है। दो बॉडीज हैं, सेम मास है, दिया नहीं आपको कितना मास है। एक का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे का वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, इनका मोमेंटम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो पहले वाले का मोमेंटम कितना हो जाएगा, p, लेट्स से हमने मास मान लिया m, दोनों का मास तो सेम है, p1 विल बी इक्वल टू m1 m इंटू v1, है कि नहीं, m इंटू v1 दैट इज m इंटू 10, और दूसरा p2, दूसरा भाई साहब p2, बोलो ना बोलो, m v2, है ना। तो m इंटू कितना है भाई साहब 15, ठीक है। रेशियो निकालना है, p1 बाई p2 निकालना है, तो यहाँ पे m इंटू 10 बाई m इंटू 15, कैंसिलम 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये हो गया आपका 2/3। मोमेंटम का रेशियो कितना हो गया भाई साहब, 2/3, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Two bodies of masses 6 kg and 9 kg are said to have equal momentum while in motion. Find out the ratio of their velocities. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे इसका मोमेंटम सेम और इसका मोमेंटम भी सेम, तो लेट्स से हमने मान लिया p इज इक्वल टू 6, इसको इनका वेलोसिटी मान लिया v1, ठीक है। और इसका भी भाई साहब p इज इक्वल टू 9 इंटू v2, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू v1 इज इक्वल टू 9 इंटू v2। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, तो v1 बाई v2 कितना हो जाएगा, 9/6, 3 3 9, 3 2 6, तो ये हो गया भाई साहब 3:2, ठीक है, या 2:3, ठीक है। अगर हमने v1 बाई v2 किया तो 3:2, v2 बाई v1 करेंगे तो 2:3। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी, अभी देखो वेलोसिटी का वेक्टर दिया हुआ यहाँ, ठीक है, नोटबुक्स लिख लेंगी मैडम, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये इसका वेलोसिटी है, ठीक है। ये मतलब क्या है, इसका एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वाई एक्सिस में भी, क्योंकि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना है, आई कैप, और वाई एक्सिस में कितना है, जे कैप। बहुत इंटरेस्टिंग है मैकेनिक्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके लिए मक्खन रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर ध्यान नहीं रहे तो आप जितना भी रट लीजिए इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इट कैन टर्न आउट टू बी रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है। ओके, तो आपका वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, वेलोसिटी भाई साहब आपका है, वेलोसिटी दिया हुआ है इस बॉडी का 3i कैप प्लस 4j कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम विद द एक्स एक्सिस। यहाँ पे बॉडी का मास दिया हुआ है भाई साहब कितना है, 2 kg है, 2 kg है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, तो मोमेंटम भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, बोलो व्हाट विल बी द मोमेंटम विद द एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ओके, चलिए पहले अपन इसको कर लेते हैं। तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास था आपका 2 kg, ये तो स्केलर है, इनटू 3i कैप प्लस 4j कैप, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 3, ये हो गया 6i कैप प्लस 2 4 जा 8 j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप। क्लियर 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 है भाई साहब?
अभी इस मोमेंटम का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। समझ लो कोई वेक्टर है आपका a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो इसका भाई साहब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? दिस विल बी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। यही तो मैग्नीट्यूड होता है ना? समझ लो अगर आपका कोई वेक्टर है ऐसा दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, अगर ऐसा वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर। आपने यहाँ पे मोमेंटम तो निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। आपको यहाँ पे पूछा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मोमेंटम विल बी इक्वल टू, जैसा यहां पे कर रहे हो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कर लो भाई साहब, यहां पे कितना आएगा? 36 प्लस 64 दैट इज अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। अभी यूनिट लगा दो भाई साहब, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है भाई साहब? कौन दिक्कत नहीं? अभी आपसे पूछा है कि ये तो मोमेंटम हो गया। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? जो भाई साहब वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। अभी इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है। समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ये बनाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहां पे मोमेंटम को वेक्टर कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? वेलोसिटी ना। मास का तो कोई योगदान नहीं है, मास तो खुद बेचारा स्केलर है, उसको इधर लेकर जाओ उधर लेकर जाओ, मोमेंटम जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ही मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा। भाई डायरेक्शन अगर वेक्टर मोमेंटम इसलिए बन रहा है क्योंकि वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है भाई साहब? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये आपका वेलोसिटी। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? देखो इस डायरेक्शन में कितना है? 3, और इस डायरेक्शन में कितना है? 4। क्या ये समझ में आ रहा है? यही तो होगा वेलोसिटी को। अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस में कितना है? 3, और वाई एक्सिस में 4। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। tan थीटा अगर मैं बोलूं यहाँ पे, tan थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? हम पीपल हम 4/3। क्या ये समझ में आ रहा है? तो थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो the momentum vector is making an angle of theta that is tan inverse of 4/3 with the x axis। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा भाई साहब मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होगा। सो यहां पे आपसे पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपने निकाल लिया भाई साहब। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज 100 kg मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 विथ x एक्सिस। अभी एक चीज भाई साहब, सब ये समझ में आ रहा है क्या यहां तक? ओके, नाउ आई विल टेल यू। हेलो, हाँ पाजी, मैं आपको 10 मिनट में फोन कर दिया। हेलो, आई विल कॉल यू 10 मिनट्स। ठीक है, हाँ। ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब ये जो एंगल दिख रहा था आपको, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है भाई साहब कि जब भी आपका ऐसा बनता है, देखो 3 और ये 4, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका 4 और ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका 3। तो भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5। बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट हो। पाइथागोरस थ्योरम से, है ना? आपने एक ट्रायंगल में इनइक्वालिटी पढ़ी है, अगर स्मॉलर साइड होगा उसके ऑपोजिट, ये एंगल तो आपका 90 होगा भाई। स्मॉलर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल स्मॉलर, लार्जर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल लार्जर। ठीक है, तो आपका ये 90 के साथ दो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, 53 एंड 37। इसको लिख लीजिए भाई साहब। जब भी आपका 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा तो ये 3 एंगल्स में आपके डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। ठीक है,
ओके सो जैसा ही आपका ये ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब 90। अभी ये दोनों एंगल्स डिवाइड होंगे 53, 37 और 90, ठीक है, 53, 37 और 90, ठीक है, 53, 37 और 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो ये स्मॉलर साइड के ऑपोजिट स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया 37, ठीक है। लार्जर साइड के ऑपोजिट लार्जर एंगल, तो ये वाला कौन सा हो गया 53, ठीक है। अगर अगर आप भाई साहब यहाँ पे जैसे मैंने आपको देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ क्या लिखा 4/3, मतलब कैसा था देखो थीटा, इसका मतलब क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो ध्यान से देखो tan थीटा 4/3, तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका इसका मतलब tan 53 की वैल्यू होगी 4/3, ठीक है, क्लियर है। और अपन बोल सकते हैं tan 37 की वैल्यू क्या होगी 3/4। जब भी आपको ऐसा वैल्यू मिले 3/4 tan 37 होगा वो, और जब भी आपको ऐसा वैल्यू मिले 4/3 तो वो tan 53 होगा। अभी इस वाले सवाल पे वापस आते हैं, देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया था, देखो tan इनवर्स ऑफ 4/3, या आप tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है 4/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 53, थीटा की वैल्यू हो गई 53, और थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 4/3। आर वी क्लियर एनफ ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Two balls of masses 1 kg and 2 kg are moving with velocities 4 meter per second and 2 meter per second along the x direction. Find their momentum. तो आपका भाई साहब यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, सिंपल है भाई साहब, ए का 2 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड तो 4 मीटर पर सेकेंड, बी का 1 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड तो 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 kg पर मीटर पर सेकेंड, दोनों का भाई साहब मोमेंटम क्या हो जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। Two bodies of masses 6 kg and 9 kg are said to have equal momentum while in motion. Find out the ratio of their velocities. ठीक है, तो एक का भाई साहब मोमेंटम दोनों का इक्वल है, तो पहले वाले का 6 इंटू लेट से V1 है, दूसरे वाले का 9 इंटू लेट से V2 है। तो अगर हम भाई साहब P/P कर लें, या अपन ऐसा भी कर सकते हैं 6 इंटू V1 इज इक्वल टू 9 इंटू V2, तो यहाँ पे भाई साहब आपका V1/V2 कितना हो जाएगा 9/6, 3 3 9, 3 2 6, तो 3/2 हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। वेलोसिटी का रेशियो हो गया आपका 3/2। क्या हुआ इसमें, इतना टेंशन में क्यों है बेटा? ओके, आपका यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है न्यूटन है, ठीक है, और ये 1 न्यूटन की वैल्यू क्या होती है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबकी छुट्टी है ना कल? हाँ छुट्टी डिक्लेयर कर दिया है। मैसेज, तुम्हारा मैसेज तो भाई साहब एकदम गुप्त में आता है रात के 12 बजे, फिर दूसरे दिन बोलेगा सर कल तो छुट्टी था। तुम्हारा नहीं, अभी तक नहीं है। हाँ क्या, पहले बताओ तो सही छुट्टी है कि नहीं सबकी, तभी मैं डिजाइन करूँ ना। ओके, 1 न्यूटन की वैल्यू भाई साहब 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या हो जाएगा kg, दैट इज वेट। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो अभी हम आते हैं भाई साहब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको मारा तो आप भी मुझे मारो, है ना। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो एवरी एक्शन, लेट्स से यहाँ पे मैं एक दीवार को धक्का मार रहा हूं, दीवार एक पैसे की नहीं हिल रही है भाई साहब, तो एम आई एक्सर्टिंग अ फोर्स? आई एम। विल द वॉल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मी? तो आंसर इज यस, ठीक है। अगर मैं पूरे दीवार को पूरे दिन धक्का मारूं जहां पे 1 इंच भी दीवार नहीं हिली, क्या मैं थक जाऊंगा? क्यों? ये थकान किसकी वजह से हो रही है? मेरे फोर्स लगाने की वजह से नहीं, ये जो दीवार मेरे ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो जो मैं पूरे दिन झेल रहा हूं उसके वजह से, ठीक है। देयर विल बी एन इक्वली, तो जब मैं यहाँ पे ऐसे देखो स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, ठीक है, तो मेरा जो वेट है वो आपका अर्थ में जा रहा है, अर्थ इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन मी, ठीक है, आई एम गेटिंग अ फोर्स। जब आप बैठे हुए हैं तो ये बेंच आपके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि आप बेंच के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाव में कभी चढ़े हो भाई साहब, वो मतलब ऐसे चलाने वाला नाव, तो जब आप नाव में ऐसे
पैर रख के दूसरे नाव पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा हिल जाता है, देखो क्यों? क्योंकि आपने उसमें फोर्स दिया तो उसने भी आपके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे गए और वो पीछे गया, ठीक है। आप जब ठोस जमीन पे चलते हो तो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेती में चलने की कोशिश करो तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आपके पैर धंस जाते हैं, बिकॉज वो इक्वल अमाउंट ऑफ आपका रिएक्शन जनरेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपके पैर धंस जा रहे हैं, ठीक है। सो एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो हर एक, जैसे समझ लो इसका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा अपने हिसाब से, ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा अपने हिसाब से, तो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, दैट इज नोन एज एफ ए बी। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, विच इज नोन एज एफ बी ए। ये दोनों भी भाई साहब बराबर होंगे। एफ बी ए मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स बाय बी ऑन ए, और एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए बाय बी। दोनों भी इक्वल होंगे, लेकिन दोनों ऑपोजिट बॉडीज पे एक्ट कर रहे होंगे, अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे होंगे। एफ बी ए, दैट इज फोर्स बाय बी ऑन ए, is acting on A, and FAB is force by A on B, that is acting on B। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे आपका एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है वॉकिंग का प्रोसेस। व्हाट हैपेंस इन वॉकिंग, तो आपका भाई साहब, आपका ये फुट है, ये फुट भाई साहब एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो आपका ये, आप ऐसे चल सकते हैं क्या? ऐसे चल सकते हैं क्या? नहीं। आप जब भी चलते हैं आपका पैर मुड़ेगा ना, ये पैर मुड़ना ही आपको आगे बढ़ाता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे थोड़ी ना चल सकते हम, ठीक है। ये जो पैर का मुड़ना होता है यही आपको आगे बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि ये पैर के मुड़ने में आपका देखो यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है और ऑपोजिट एक रिएक्शन लग रहा है, तो आपका जो ऑपोजिट रिएक्शन लग रहा है वो आपको आगे लेकर जा रहा है। दिस इज हाउ इट इज बेसिकली मेकिंग यू मूव अहेड, ठीक है। क्लियर है? फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो हमेशा फोर्स आपके पेयर्स में अकर करेगा, बोथ एक्ट एट द सेम इंस्टेंट, एक ही इंस्टेंट पे एक्ट करेगा, ठीक है। हाँ, कर नहीं नहीं सही है, ये उठे भाई साहब, हाँ यही है। आप जो चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं, ये आपके, आप देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, अभी मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये जा रहा हूं क्या आगे? नहीं, ठीक है। एम आई मूविंग अहेड? मैं जमीन पे बहुत फोर्स लगा रहा हूं अभी, एम आई मूविंग अहेड? नो, ठीक है। लेकिन आप सिंपल ऐसे करो, ये अभी आप आगे जा रहे हो, कैसे? क्योंकि जैसे आपने अपने पैर को ऐसा मोड़ा तो आपके ऊपर एक फोर्स लगा जिसने आपको धक्का दिया आगे। दिस हैज बेसिकली मेक यू मूव अहेड। तो आप जैसे चल रहे हो तो हर बार जैसे आप अपने पैर को टेढ़ा कर रहे हो, देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग एंड व्हिच इज मेकिंग यू मूव फॉरवर्ड। खड़े खड़े आप जंप कर सकते हो, ठीक है, खड़े खड़े आप जंप कर सकते हो, लेकिन आप एक पैसे का आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप बहुत फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये फोर्स नीचे की तरफ, और इसीलिए आपका रिएक्शन ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूं अभी, बहुत फोर्स, ठीक है, मतलब बैठक कर रहा हूं या जंप मार रहा हूं, लेकिन मैं एक पैसे का आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्योंकि मेरा पूरा फोर्स नीचे की तरफ, इसीलिए जमीन का फोर्स ऊपर की तरफ। जैसे ही मैं थोड़ा सा ही ऐसे करके चलने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या लग रहा है, मेरा फोर्स अभी वर्टिकली जमीन की तरफ लग रहा है। तो भाई साहब ये जमीन भी भाई साहब टेढ़े ऑब्लिक फोर्स मेरे की तरफ अप्लाई करेगा, यही टेढ़ा फोर्स मेरे को आगे लेकर जाएगा, ठीक है। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो ये आपका भाई साहब, दिस इज the force which is actually making you move ahead. Are we clear on this one, people? Forces always occur in pairs, action reaction। हर एक बॉडी पे ऐसा ही फोर्स लग रहा है, हर एक बॉडी पे, ठीक है। दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग, ओके। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर। अभी भाई साहब जब आप गोली चलाते हैं तो आप देखो, जब पुलिस में भर्ती का वो निकलता है या आर्मी में, तो ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका शोल्डर। व्हाई दिस शुड बी स्ट्रांग? भाई साहब आपका AK-47 चल रहा है, दिस शुड बी एबल टू सस्टेन द जर्क्स दैट यू आर गेटिंग एवरी टाइम, और वो बहुत जोर से आता है ये, ठीक है, ठक 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 ऐसे चलता ही रहता है। तो जैसे ये गोली बाहर निकलेगी तो देयर इज अ एक्शन, तो इसका ऑपोजिट एक रिएक्शन होगा। देयर इज एन एक्शन फोर्स, सो देयर विल बी अ रिएक्शन फोर्स, ठीक है। क्योंकि ये भारी है तो उसका वेलोसिटी थोड़ा कम होगा, लेकिन झटका तो लगेगा, ठीक है, ये झटका तो लगेगा। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, और आपको हमेशा ऐसे ही पकड़ के रखना, आप ऐसे नहीं पकड़ सकते उसको, फिर तो डायरेक्शन इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू बेसिकली एज अ शूटर और एज अ राइफलमैन हैव टू प्लेस द backside of the rifle with your shoulder so that it can sustain the backward force resulting as a result of the firing of the bullets, ठीक है। Okay, so forces always occur in pair, that is action reaction pair, both act at the same instant, एक ही टाइम पे। ऐसा नहीं कि एक्शन अभी हुआ, रिएक्शन एक साल बाद होगा, एकदम दोनों सेम टाइम पे ही अकर करेंगे विदाउट एनी डिले इन टाइम। तो आपका जैसे समझ लो यहाँ पे इसका एक वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इसका एक वेट ऊपर की तरफ लग रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, कंडीशंस फॉर एक्शन से भाई साहब ये जो एक्शन रिएक्शन का पेयर है, दिस अकर्स साइमल्टेनियसली। जैसे ही आपने फोर्स लगाया
वैसे ही आप पे फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल बाद लगेगा, वो सोचेगा फिर फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं। द मोमेंट यू अप्लाई द फोर्स, देयर विल बी अ रिएक्शनरी फोर्स दैट विल बी जनरेटेड। तो एक्शन रिएक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्शन का डायरेक्शन और रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर्स एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में एक्ट करेंगे। एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में ये एक्ट करेंगे। दे विल एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब ये अगर 10 न्यूटन का होगा तो दूसरा वाला भी, अगर एक्शन आपका 10 न्यूटन का है तो रिएक्शन भी 10 न्यूटन का होगा। एक्शन अगर 15 न्यूटन का है तो रिएक्शन भी 15 न्यूटन का होगा। अगर एक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में है तो रिएक्शन साउथ डायरेक्शन में होगा। एक्शन ईस्ट डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऑपोजिट वेस्ट डायरेक्शन में आपका रिएक्शन होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में एक्शन है तो साउथ वेस्ट में आपका रिएक्शन होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, एक्ट अलोंग द सेम लाइन, एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपका एक्शन भाई साहब नॉर्थ डायरेक्शन में है तो रिएक्शन आपका साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है। एक्शन भाई साहब अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपका भाई साहब रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरफ और आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस तरफ आपका रिएक्शन होगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस मनम पीपलम? ओके। टू और मोर ऑब्जेक्ट्स विच इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर्म अ सिस्टम। तो जब भी फोर्स रिलेटेड कोई इंटरैक्शन हो रहा है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स में, तो आपका एक सिस्टम बन रहा है। आप और आपका ये बेंच एक सिस्टम बन गया है अभी। क्यों? क्योंकि आप अपना वेट डाल रहे हैं उस बेंच पे और बेंच अपना एक रिएक्शन आपके ऊपर डाल रहा है। तो यू एंड द बेंच आर अ सिस्टम, मी एंड दिस फ्लोर वी आर अ सिस्टम। अभी हम भाई साहब एक सिस्टम है। ठीक है, फोर्सेस के कंपैरिजन में। ठीक है, so we they form a system. Action reaction pairs exist within the system are treated as internal forces. तो ये जो एक्शन रिएक्शन का पेयर है जो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसको अपन बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। आर वी क्लियर? इंटरनल फोर्सेस, फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जो फोर्सेस लग रहे हैं भाई साहब ऑन अ सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो ऑल सर्फेसेस आर कंसिडर्ड एज स्मूथ, सारे सर्फेसेस को हम बेसिकली स्मूथ मानते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन? सम बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, काफी इजी चैप्टर है, सिर्फ आपकी समझ पे है। ठीक है, आप जितना इसको अच्छे से समझेंगे और जितना सवाल लगाएंगे उतना ये चैप्टर इजी होगा। ये सिर्फ सवालों वाला चैप्टर है। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बड़े आसानी से अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको 12th तक तो कम से कम और किसी भी कंपटीशन लेवल में भी किसी भी दिन आपको तकलीफ नहीं होगी इस चैप्टर से। मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपर्स को देखे हैं जो इस चैप्टर को इतने अच्छे से कर लेते हैं कि बाकी जब भी आईआईटी या नीट के एग्जाम में वो अपीयर होते हैं इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं। एक्चुअली में इस चैप्टर में पढ़ने लायक कुछ नहीं है, समझने लायक है। काफी सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन। एक अगर आप अपने समझ को निखार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में, आराम से आप सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी आप अगर बोर हो जाते हैं या थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसको आप कवर अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लर्निंग से ये चैप्टर कवर अप नहीं हो पाएगा। आप जाकर बुक में जाकर उसको पढ़ लेंगे आपका कवर अप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि भाई आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं लेकिन आप हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, घर में जाकर आपने पढ़ लिया तो शायद आप कवर अप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। इस चैप्टर में आप कवर अप लर्निंग से नहीं कर पाएंगे। इट इज एन एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल चैप्टर है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर टुडे।